Good afternoon, everybody. AS5 के सम्स बन गए थे क्या? कुछ बाकी है मेरे को जो लग रहा है. नंबर 2 और नंबर 4 दोनों बाकी है. सारे बच्चे लोग पेज नंबर 20 में जाओ प्लीज. गए? क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करो. पढ़ लिए. क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्या करना चाहिए? मतलब वो जो 40 लाख रुपया का जो अमाउंट है उसके लिए एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ रहा है. वो पूछना चाहता है कि यू डिसाइड वेदर ए सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ अरियर वेजेस इज रिक्वायर्ड while preparing the financial statements of 11-12. या पूरे 43,50,000 फिगर देखे क्या आप लोग? पूरे 43,50,000 को वेजेस में जोड़ करके बिना कोई डिस्क्लोजर के आगे निकल जाएं, या आपको लगता है कि नहीं इस 40 लाख का एक अलग से डिस्क्लोजर होना चाहिए? क्या लगता है ये किस तरह का आइटम है? हमसे कोई गलती हुआ है या रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन है? बस बोलिए ना. ये चेंजेस इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे हो सकता है? ये तो मैं लेबर लोगों को ज्यादा वेजेस देना चाहता हूं, इसमें मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी कहां से आ गया? ये तो मेरे लेबर लोगों का मैं वेजेस रिवीजन कर रहा हूं रेट्रोस्पेक्टिवली. अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज तो उसको बोलते कि मैं एक तरीके से अकाउंट्स बनाता था, अभी मैं दूसरे तरीके से अकाउंट्स बना रहा हूं. ये चीज थोड़ी हो रहा है यहां पे. आई एम जस्ट रिवाइजिंग. 1 सेकंड. आई एम जस्ट रिवाइजिंग द पेमेंट ऑफ माई वेजेस फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिवली, वो भी 3-4 साल पहले से. तो क्या बोलते हो? अच्छा, वेजेस को बढ़ाना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है कि पार्ट ऑफ बिजनेस है? गुड. तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है. लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा अजीब सा बात है? अजीब सा से मेरा मतलब है बुरा अच्छा नहीं, मतलब एक इस तरह का चीज रोज रोज नहीं होता टाइप बात है. तो हम लोग इसको एक्सेप्शनल आइटम की गिनती में रखते हैं. अजीब सा लगे और पार्ट ऑफ बिजनेस हो, मैं नहीं बोला था हट के लगे, पर उतना भी हट के अगर नहीं लगे तो वो एक्सेप्शनल होता है, और हट के लगे, पूरा ही हट के लगे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है. तो यस, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम है हमको अलग से डिस्क्लोजर तो करना ही
पड़ेगा। अच्छा, वैसे आप 3,50,000 के बारे में व्हाट डू यू वांट टू से? वहां दो अमाउंट देखिए, एक 3,50,000 विच इज परटेनिंग टू द करेंट ईयर, वो भी रिवीजन ऑफ वेजेस की वजह से आया है, और ये जो 40 लाख रुपए ये परटेनिंग टू द प्रीसीडिंग ईयर है। वो 3.5 लाख को क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, उसको करेंट ईयर के जो वेजेस हैं उसी के साथ ऐड कर देना चाहिए। लिखो कॉपी में, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 अब उसका नाम लिखो पूरा, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, कॉमा प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करो। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, कॉमा प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, खत्म करो इन्वर्टेड कॉमा। तो मैंने बोला एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, फिर उसका नाम दिया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, इफ देयर इज एन ऑर्डिनरी आइटम of exceptional nature, if there is an ordinary item of exceptional nature, ब्रैकेट में लिखना ड्यू टू इट्स साइज, नेचर और इंसिडेंस। भाई कुछ तो एक्सेप्शनल होगा ना उसके अंदर, या तो उसका नेचर या उसका साइज या उसका इंपैक्ट, कुछ तो एक्सेप्शनल होगा, नहीं तो ऑर्डिनरी ही है। ब्रैकेट बंद कर दो। क्या लिखा? इफ देयर इज एन ऑर्डिनरी आइटम ऑफ एक्सेप्शनल नेचर अराइजेस इन द P&L of the current year, then that should be separately disclosed. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का रेलेवेंट टेक्स्ट बोल दिए। हाँ, अब पैरा चेंज करके लिखो, इन द गिवन केस, ये जो सम तुम सॉल्व कर रहे हो, टाइगर मोटर कार लिमिटेड signed an agreement with its employees for revision of wages retrospectively. रेट्रोस्पेक्टिवली को अंडरलाइन कर दो, फुल स्टॉप। सच रिविजन्स आर एक्सेप्शनल इन नेचर and therefore rupees 40 lakhs should be
disclosed separately as arrear wages. Full stop. The amount of rupees 3,50,000 which belongs to the period one 4/11 to 1/7/11. करेंट ईयर लिख दिए क्या वहां पे? करेंट ईयर वर्ड नहीं लिखे ना. बिलोंग्स टू द करेंट ईयर. belongs to the current year and therefore should be added with the wages. बस ये 4 मार्क्स का जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का तेरा राइटअप होना चाहिए. अब नीचे 4 नंबर क्वेश्चन को देखो, उसमें 1-1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है. एक बार पहला वाला पे बात करो. बैलेंस शीट कब साइन हुआ, हालांकि उन्होंने नहीं बताया है, ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं बताया है, पर आप गिवन सरकमस्टांस के बेस पे आप आंसर करिएगा. इसमें कुछ सम इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट के, कुछ नॉर्मल AS5 के समय. क्या हुआ 15 अप्रैल को? किसके फैक्ट्री में आग लगा? अपनी की डेटर की? डेटर की. और अपना एक डेटर ने फिर क्या किया? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया अपने आप को. और हम लोग कितना रुपया पाते थे उससे? 1,17,000. तो अल्टीमेटली 1,17,000 डूब गया कि बाकी है? डूब गया. और उस डूबने के रिगार्ड में कंडीशन, सिचुएशन, कहानी, चिंगारी पहले से पता थी या नहीं थी? पता थी. तो क्या होना चाहिए? यस, ये एडजस्टिंग इवेंट की तरह काम होना चाहिए. हालांकि बैलेंस शीट साइनिंग डेट नहीं दिया है, लेकिन 15 अप्रैल बहुत नजदीक होता है, तो आप उसके बेस पे सिर्फ एडजस्टिंग इवेंट लिख करके आ जाओ, ये मानते हुए कि भाई बैलेंस शीट साइन बाद में ही हुआ होगा, और उतना लिखने की जरूरत भी नहीं है. 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. कैसे लिखेंगे? लिखो. हाँ, माने डेटर का पैसा डूब सकता है, इसका कंडीशन 31 मार्च के पहले आपको मालूम होना, तभी तो उसको एडजस्टिंग इवेंट हम बोलेंगे. लिखो. हाँ, ये 5 का सम नहीं है. 5 और 4 मिला के सम है. ये एक ही सम के अंदर एग्जाम में 4 और 5 का मिला के 4 छोटा छोटा सम दे दिया. लिखोगे. On 15th April, one of our debtor who
ओज, OWES, 1,17,000 to us, declared himself insolvent due to destruction of his factory by fire, which took place, माने ये fire took place, which took place on 27th March 1993. Full stop. This is an adjusting event, and the loss should be recorded in the year बोलिए, loss should be recorded in the year 1992-93. सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़ो. ये छोटे आंसर 2 लाइन 3 लाइन में आपको लिखने पड़ेंगे. बोलिए. यस, प्रायर पीरियड आइटम है तो क्या करना पड़ेगा? अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा. लिखो. कैसे पता चला कि ये प्रायर पीरियड है? हाँ, क्लियर दिखाई दे रहा है कि वहां पे एरर है. लिखो. और एरर कब हुआ? पिछले. अगर करंट ईयर में एरर हुआ होता तो एरर होने ही नहीं देते ना. बैलेंस शीट तो अभी बनाए नहीं, बैलेंस शीट में सुधार देते. ये पिछले साल का एरर अभी पता चला है. लिखो. The stock sheet of last year, स्टॉक शीट माने स्टॉक का जो पेपर होता है ना, वैल्यू होके जिसमें आता है पेपर. द स्टॉक शीट ऑफ लास्ट ईयर had included an item of 55,000 twice. Full stop. This is an error. This is an error of last year. And therefore it becomes a prior period item this year. Full stop. This should be separately debited in the P&L account of the current year. Separately debited in the P&L account of the current year as a
प्रायर पीरियड आइटम। So that users can perceive its impact. फुल स्टॉप। इतना लिखने से आपका 1 मार्क्स मिल गया कंप्लीट। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। हम आपके लिए 1 लाइन 2 लाइन और लिखा रहे हैं। मान लो ये क्वेश्चन 2 मार्क या 4 मार्क्स का आए तो पैरा चेंज करके लिखना, हाउ एवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करेंट ईयर शुड ऑल्सो बी डिडक्टेड। शुड ऑल्सो बी रिड्यूस्ड खाली कर दो, डिडक्टेड भी चलेगा। should also be deducted। अब देखो बच्चों, एक तो बात आपको बोलना है और आप केयरफुली मेरी बात को सुनना। हाँ, आपने बोला प्रायर पीरियड आइटम, आपने बोला अलग से दिखाना पड़ेगा, हम आपका बात लिख दिए वहां पे। हम थोड़ा सा ना एनालिसिस करके थोड़ा सा आपको डिटेल अंदर लेके चलते हैं। आप थोड़ा अंदर चलो मेरे साथ। पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में क्या हुआ था? एक आइटम 2 बार लिख दिए थे। क्लोजिंग स्टॉक कौन से साइड में आता है? इनकम और एक्सपेंस। इनकम क्रेडिट साइड में। तो पिछले साल की प्रॉफिट क्या हो गई है? जल्दी बोलो। बढ़ गई है। क्लियर है? अब उसको तो ठीक करने का कोई स्कोप नहीं हो, तो पिछले साल का स्टोरी है। जल्दी। अब अगर हम इस साल के ओपनिंग, मान लो वो जो क्लोजिंग स्टॉक था ना, वो 3,55,000 था। 3,55,000, उसमें वो 55 डबल बार आया हुआ है, नहीं तो 3 लाख होता। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आपको समझा रहा, आपको बहुत मजा आएगा समझ के। हाँ, ये चीज सुनो, लिखना का उतना स्कोप नहीं है पर सुनो। तो हम लोग वहां 3,55 लिख दिए क्लोजिंग स्टॉक में, बाई क्लोजिंग स्टॉक, अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बढ़ गया। अब इस बार हम लोगों को अगर हम ओपनिंग स्टॉक को 3,55 दिखा देते हैं, ओपनिंग स्टॉक को 3,55, तो नेचुरली मेरा करेंट ईयर का प्रॉफिट गिर जाएगा उतने अमाउंट से। जल्दी गिर जाएगा। एक बार बढ़ गया, एक बार गिर गया। क्यूमुलेटिव इंपैक्ट जब 2 साल के बाद बैलेंस शीट बनाओगे सेम आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह की चीजों को कॉम्पेंसेटिंग एरर बोलते हैं। 1 साल का एरर दूसरा साल एरर करके ठीक हो जाता है। 1 साल स्टॉक बढ़ा हुआ, दूसरा साल स्टॉक घटा हुआ है। माने 1 साल का बढ़ा हुआ, माने क्लोजिंग की स्टॉक बढ़ा हुआ है और ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है, 1 साल इनकम हो गया, 1 साल लॉस हो गया, इंपैक्ट बराबर हो गया। लेकिन फिर आप प्रायर पीरियड आइटम का डिस्क्लोजर कहां किए? ये तो क्लियर है कि करेंट ईयर का प्रॉफिट को गिराना तो होगा ही, देयर इज नो डाउट। पिछला का बढ़ा हुआ तो इस बार गिराना तो होगा ही, लेकिन डिस्क्लोजर कैसे करें? क्या हम ओपनिंग स्टॉक को 3,55 लिख के क्लोज कर दे सम्स को और किसी को पता भी नहीं चले? आंसर इज नो। तो फिर कैसे करें? ओपनिंग स्टॉक को 3,55 की जगह 3 लाख दिखाओ और अलग से दिखाओ ओवर वैल्यूएशन ऑफ लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक 55,000। डेबिट साइड में 3,55 ही है, लेकिन एकदम क्लियर कट पता चला कि भाई पिछला साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था। वो आइटम प्रायर पीरियड आइटम की तरह देखो यहां पे डेबिट हुआ। देखो इसके कारण मेरा करेंट ईयर का प्रॉफिट 55,000 से गिर गया। इसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम का डिस्क्लोजर या प्रायर पीरियड आइटम का प्रेजेंटेशन। डिड यू गेट द पॉइंट? हम लोगों के पास इतना स्कोप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखने के लिए नहीं रहता, तो हम लोग उतना ही लिख देंगे जितना तुम लोग बोले थे। क्लियर? आप कुछ बोल रहे थे। तो वही तो बोल रहे हैं अभी, प्रायर पीरियड आइटम में ही तो बोल पाएंगे और कैसे बोलेंगे? यही तो तरीका है। नहीं, प्रायर पीरियड आइटम देखिए, हम आपको एक चीज, 1 मिनट रुकिएगा, हम आपको पहले एक चीज बता दें
कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दो नहीं माना जाता है, वो एक ही है। ट्रेडिंग अलग, पीएल अलग। छोटे बच्चे लोग इंटरमीडिएट के पहले पहले 2-3-4 वीक तक ही रहता है, उसके बाद सब पीएल ही बोलते हैं, कोई ट्रेडिंग पीएल बोलता ही नहीं है। कंपनी ट्रेडिंग पीएल बनाता ही नहीं है, मेरा भी ट्रेडिंग पीएल नहीं बनता है, पीएल ही बनता है। ट्रेडिंग पीएल छोटा बच्चा लोग जब जीपी-सीपी निकालता है, प्लीज, तभी तक का स्टोरी है। तो ट्रेडिंग को लेकर के फोकस मत करो। कोई आदमी अगर पीएल बोलता है तो तुम समझ लो वो ट्रेडिंग बोल रहा है, ठीक है। दुनिया में किसी भी जगह पे आप मेरे क्लास में तो बैठकर कभी करेंगे 60 और 60 ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिला के 100-150 क्लास, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर तुमको ट्रेडिंग वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। दे डोंट यूज इट, दे से इट इज मीनिंगलेस। आई एम सेइंग P&L, इट्स इनफ। दूसरी बात, प्रायर पीरियड आइटम को P&L में दिखाने के लिए अलग से बोला गया है, तो हम अलग से दिखा रहे हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर C। देखिए क्या हुआ। क्या हुआ बच्चों? ये भी प्रायर पीरियड आइटम है। एक बच्चे ने बोला, देखें आप लोगों का क्या व्यू है। हुआ क्या था 2-3 साल पहले? 2-3 साल पहले हुआ क्या था? हमने किसी के अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में? रेलवे के अगेंस्ट में कोई क्लेम लॉन्च किया था। मान लो रेलवे से माल मंगाए होंगे, चोरी हो गया होगा, खराब कुछ भी हो गया, पानी से भीग गया होगा, तो हमने लॉन्च किया एक क्लेम। 1990 का बात है। और फिर क्या किया? उसी साल में उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड कर लिया। हेलो। और अभी हम लोगों को पता चला है कि भाई हम लोग तो पहले एक इनकम रिकॉर्ड कर लिए, जबकि खाली क्लेम लॉन्च हुआ था। और इसको लेके हम सिंगल एंट्री का क्लास में ग्रुप 1 में बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए थे। बताइए क्या गलती हुआ? यस, एक कॉन्टिंजेंट असेट या एक कॉन्टिंजेंट इनकम जो अभी तक इनकम अक्रू नहीं हुआ है। आप सोचो, एक इनकम जो अक्रू नहीं हुआ है, जब आप उसको क्रेडिट करोगे तो एक असेट जो रियल नहीं है उसको डेबिट भी करना पड़ेगा। आपको तो लिखना पड़ेगा ना, क्लेम रिकवरेबल अकाउंट डेबिट टू क्लेम अकाउंट। तो वो क्लेम रिकवरेबल एक कॉन्टिंजेंट असेट है कि नहीं है? और आप एक कॉन्टिंजेंट असेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये गलती है कि नहीं है? तो वो गलती आपको आज पता चल रही है। तो यस, दिस इज ऑल्सो ए प्रायर पीरियड आइटम। अच्छा, आज आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो इतना ऑडिट फोडिट कहां तक आया इसमें? सिंपल बोलो, रिवर्स करना पड़ेगा। क्या क्या बोलने लग गए? आराम से बोल। उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो एक्सपेंस साइड में दिखाना पड़ेगा। जल्दी से बोलिए। और ये भी बताना पड़ेगा कि भाई ये प्रायर पीरियड से रिलेटेड है। लिखो, इन द ईयर 1990 the company recorded an income for a claim lodged with the railways. This is a contingent asset and should not be recorded. Full stop. In the current year, this should be recorded as an expense
This should be recorded as an expense and disclosed as a prior period item. बस सर, जब आप इस क्लेम को डेबिट साइड में लिखोगे 1,20,000, 1,20,000 का इनकम था तो खर्चा 1,20,000 लिखोगे तो नेचुरली प्रॉफिट तेरा गिर जाएगा। लेकिन अगर उसको आप नॉर्मल एक एक्सपेंस की तरह लिख दिए और लोगों को पता ही नहीं चला कि ये प्रायर पीरियड का आइटम है, तो लोग उसके इंपैक्ट को नहीं समझ पाएंगे। लोगों को लगेगा ये बार बार होने वाला आइटम है, जबकि ये तो मिस्टेक रेक्टिफिकेशन टाइप का प्रायर पीरियड आइटम है। बोलिए हाँ या ना? तो इसका अलग से डिस्क्लोजर होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले भाई ये वन ऑफ आइटम है, ये अभी हुआ है, बार बार नहीं होगा। देयरफॉर दैट वर्ड डिस्क्लोजर एज ए प्रायर पीरियड आइटम इज नेसेसरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वही है। रिवर्स कर देंगे इज एन ईजी आंसर, एंट्री उल्टा कर देंगे इज एन ईजी आंसर, क्लेम अकाउंट डेबिट टू क्लेम रिकवरेबल लिख देंगे इज एन ईजी आंसर, इवन डेबिट कर देंगे इज एन ईजी आंसर। मेन आंसर इज इट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड एज अ प्रायर पीरियड आइटम। डेबिट करके प्रॉफिट गिरा देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये प्रायर पीरियड आइटम है? आपको ही बताना पड़ेगा। लास्ट डी नंबर क्वेश्चन। ठीक से पढ़ो। हाँ, एक्सेप्शनल आइटम है। यही सम ऑलरेडी आप ऊपर में बना चुके हो, लेकिन ना ज्यादा पुराना रिवीजन नहीं है। देख, सिर्फ पुराने सम में बहुत पहले का रिवीजन है। इसमें पिछले साल का 3 ही महीना ना 9 महीना का ही रिवीजन है। देख तो कितना, 3 महीना का ही ना? कैसे देख तो ठीक से, श्योर ना? तो वो उतना सही एरियर वेजेस को अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लिख लो, रिवीजन ऑफ वेजेस रेट्रोस्पेक्टिवली is an exceptional item. So an amount of 62,500 बोलना हम कहां से लाए? आपसे पूछ के लाए हैं सर। देखो 62,500 हम कैसे लाए? ठीक किए ना? जो आप बोले वही किए कि नहीं, हमको बताओ कैसे किए? क्योंकि वो 2.5 लाख बेटा पर एनम लिखा। देख कैसा गंदा आदमी है वो। 2.5 लाख रुपया वहां पे पर एनम लिखा है और मेरा सिर्फ 3 ही महीना का एरियर है। मतलब तो 3 महीना इंटू 3/12 करने से 62,500 आएगा। ब्रैकेट में लिख लो 2,50,000 इंटू 3/12 विच इज अरियर वेजेस which is arrear wages must be disclosed separately. हाँ, तो 92-93 से मेरा साल चालू हुआ है ना। 92 अप्रैल से 93 तक मेरा ईयर है और 1 जनवरी 92, तो पीछे का तो 3 महीना हुआ, बाकी तो 2.5 लाख तो हर साल में ऐड होता जाएगा। वो तो नॉर्मल हो गया। बस ये कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पढ़ेंगे विच इज ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हम एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक दे रहे हैं आपको, जस्ट बिकॉज वी आर चेंजिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम लोग 3 एस पढ़ लिए कि 4? कौन सा 429 एंड 5। अच्छा, 429 एंड 5 में बहुत कुछ सिमिलर था। हाँ, सारा P&L से रिलेटेड था, बहुत कुछ सिमिलर था।
अब जो आप पढ़ोगे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दे विल बी ऑफ अ डिफरेंट ब्रीड। माने अब जो आप पढ़ेंगे ना उसमें सम सॉल्व होएगा, माने क्लास में सम बनाने पड़ेंगे, बैठ करके पीएल अकाउंट बनेगा, कुछ बनेगा। मतलब स्टोरी इज दैट वो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ओके, तो आप लोगों को उस हिसाब से ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, वो अलग बात है। लेकिन पुराने 3 एएस भी कमजोर नहीं थे। बोल। हाँ, वो डाउट अब क्लास चल रहा है, मैं क्लास जब खत्म होगा उस वक्त डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी जब क्लास खत्म होगा थोड़ा पहले खत्म कर देंगे, उस वक्त आप मेरे से डाउट पूछ लीजिएगा। 5 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए।